हेलो दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान जुडिशियल सर्विस के प्रीलिम्स का 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें आज के सेशन में हमारे 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे विद एनालिसिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ केस वेयर अ पार्टी इज एडेड और सब्सटीट्यूटेड, कोई भी पार्टी ऐड हो रही है या सब्सटीट्यूट हो रही है ओइंग टू असाइनमेंट और डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट। अभी सूट पेंडिंग है, तो सूट को कब माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हुआ था? जिस दिन वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, ऑन द डे द सूट वॉज इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वॉज सो मेड अ पार्टी। कोई भी जो ऐड हुआ, सब्सटीट्यूट हुआ उस दिन। ऑन द डेट व्हेन द एप्लीकेशन फॉर एडिशन और सब्सटीट्यूशन इज मेड, नन ऑफ द अबव। अब सबसे पहले देखिए कि ये कौन से एक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहा है। आपका इसका आंसर है ए। अब हम लिमिटेशन एक्ट में भी जाके देखते हैं। यहाँ पे ऑन द डेट द सूट वॉज इंस्टीट्यूटेड, उस दिन से माना जाएगा कि वो पार्टी एडेड थी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने बेयर एक्ट पे, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 21, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। कोई भी अगर नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड होता है तो क्या इफेक्ट होता है? वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, सूट जो है आपका शुरू हो चुका है, इंस्टीट्यूट हो चुका है, अगर कोई नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड या सब्सटीट्यूट होते हैं तो उन केसेस में वो माना जाएगा कि सूट आपका इंस्टीट्यूट हुआ था कब? व्हेन ही वाज सो मेड अ पार्टी, जब उसको पार्टी बनाया गया। अब यहाँ पे देखिए इसका सबसेक्शन 2 देखिए, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ केस वेयर अ पार्टी इज एडेड और सब्सटीट्यूटेड ओइंग टू assignment or devolution of any interest during the pendency of a suit or where a party is made a defendant or a defendant is made a plaintiff, right? तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारी ये थी कि when he was so made a party, वो तो नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है आपके सब सेक्शन 2 वाले केस में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 2, where the time limit of a lease is of a year or number of years, which is expressed to be determinable before its expiration। कि जो आपकी लिमिट का लीज का टाइम लिमिट था, या तो वो ईयर था या नंबर ऑफ ईयर्स था, और वो डिटरमिन होनी थी, पर लीज में ना लिखा नहीं हुआ था कि किसकी ऑप्शन पर वो डिटरमिन होएगी या वो टर्मिनेट हो सकती है। तो किसके पास ये ऑप्शन होगी? अगर मान लो किसी भी लीज में नहीं लिखा होता लेसी, लेसर, ट्रांसफरर, नन ऑफ द अबव, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेसी की ऑप्शन पर वो होगा डिटरमिन। तो देखिए हम अपने बेयर एक्ट पे आ गए हैं। सेक्शन 110, एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंसेस। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन टू डिटरमिन लीज, अभी भी यही थी ना कि किसके पास ऑप्शन होगी लीज को डिटरमिन करने की। वेयर द टाइम सो लिमिटेड इज एक्सप्रेस टू बी टर्मिनेबल बिफोर इट्स एक्सपायरेशन एंड द लीज ओमिट्स टू मेंशन एट हुज ऑप्शन इट इज सो टर्मिनेबल, के किसी के ऑप्शन पे होएगी वो ओमिट हो जाती है बात। तो जो लेसी के पास ऑप्शन होगी नॉट द लेसर, राइट। द लेसी एंड नॉट द लेसर शैल हैव सच ऑप्शन। आप देख रहे हैं बेयर एक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिम एक्टस क्यूरे नेमिनेम ग्रेविट मीन्स एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रिजुडिस नो मैन, द एक्ट ऑफ गॉड डज रॉन्ग टू नो वन, द एक्ट इन लॉ शैल प्रिजुडिस नो मैन, एन एक्ट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट गिल्ट अनलेस डन विद गिल्टी इंटेंशन। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, अब जो एक्ट इन लॉ है शैल प्रेजुडिस नो मैन, और गॉड की भी बात भी नहीं हो रही, तो एक तरह से आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो मैन, के एक्ट जो होगा कोर्ट का वो किसी को डेंजर, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ वुमन एजड 30 ईयर्स एंड हर सन एजड 14 ईयर्स आर विटनेसेस टू अ मर्डर। तो देखो एक औरत और एक लड़का 15 साल से नीचे का है वो। देयर स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 CRPC मे बी रिकवर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर कंसर्न्ड
The scene of the concurrence, women police station. At the police station where FIR is registered, the place where such woman and her son reside. ठीक है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? डी है। जहाँ पर भी किसी औरत की बात आ जाती है और बच्चे की बात आ जाती है या किसी बड़े की बात आ जाती है अबव 65 ईयर्स, तो वो जहाँ पर रेजाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहीं पर जाकर उनका विटनेस, उनकी स्टेटमेंट ली जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स और अ वुमन or a mentally or physically disabled person shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or women resides. ठीक है। Question number 5. The Supreme Court of India in the exercise of its jurisdiction may make such order as is necessary for doing complete justice. ठीक है, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास किस आर्टिकल के द्वारा पावर है? तो वो है आपका आर्टिकल 142। इनहेरेंट पावर्स भी जहाँ पर कह देते हैं कि अपना कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो पावर दी जाती है आर्टिकल 142 में। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 6. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट? तो ये तो अब काफ़ी पुराना भी हो गया है केस, काफ़ी हमें याद भी हो गया है, तो वो है आपका जस्टिस KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लिखते जाना है अपने एक केस लॉज जो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पुराने हो या नए हो, कुछ इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. प्रॉमिसरी एस्टॉपल इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन्ड इन विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट में आपके एस्टॉपल के बारे में दिया हुआ है, कहाँ से? 115 से 117। अब यहाँ पर अगर आप चेक करते हो ऑप्शंस में कौन सा दिया हुआ है? 115। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी, सेक्शन 115। डायरेक्ट आपका सेक्शन पूछा हुआ है। फिर अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8. डिक्री एज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 ऑफ CPC डज नॉट इंक्लूड। सीधा आपको अपना माइंड जो है सेक्शन 2 डिक्री पे लेके जाना है। सेक्शन 2 डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। ठीक है, जो राइट्स आपके डिटरमिन करते हैं या आपके जो मैटर, जो भी कंट्रोवर्सी थी उसको सेटल करते हैं, वो आपकी प्रिलिमिनरी और फाइनल भी हो सकती है। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट and determination of any question within section 144 but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, any order of dismissal for default. right? तो अब हम वापस आ गए अपने क्वेश्चन पे। तो डज नॉट इंक्लूड की बात हो रही है। प्रिलिमिनरी डिक्री इंक्लूड है, रिजेक्शन इंक्लूड है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन 144 इंक्लूड है। तो डज नॉट इंक्लूड कौन सा था? एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9. अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड इन अ सूट आफ्टर रिकॉर्डिंग अ कॉम्प्रोमाइज। अब कॉम्प्रोमाइज से ऑर्डर 23 पर नहीं जाना एकदम से सीधा, बस जल्दी जल्दी में कर दिया, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है। रिकॉर्डिंग अ कॉम्प्रोमाइज एंड अपील ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज शुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड कैन बी फाइल्ड। अब देखिए दूसरा वाला टर्म यहाँ पर जो कीवर्ड है अपील भी है। ठीक है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज से सीधा 23 पे नहीं जाना है, अपील पे भी देखना है। तो अपील से आ जाता है हमारा ऑर्डर 43, राइट। फिर 151 नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है। अब आपका बी और सी ऑप्शंस में से एक है। तो अपील की बात आ गई, इसलिए 43 भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम देखते हैं कौन से ऑर्डर में असल में आपका आंसर छुपा है। तो आंसर है आपके ऑर्डर 43 रूल 1A में। देखिए ये पढ़िए, इन एन अपील अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड इन अ सूट आफ्टर रिकॉर्डिंग अ कॉम्प्रोमाइज और रिफ्यूजिंग टू रिकॉर्ड अ कॉम्प्रोमाइज, इट शैल बी ओपन टू द अपीलेंट टू कंटेस्ट द डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज शुड और शुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, कि वो ओपन होगा अपीलेंट के पास कि वो जा सकता है और अपनी डिक्री को कंटेस्ट कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, कि जिसको हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, आपका सेक्शन
14 ऑफ SRA में लिखा हुआ है, वो आपको बाय हार्ट याद करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर जिस भी सिलेबस में आपका SRA होता है ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंपनसेशन इन मनी इज़ नॉट एडिक्वेट रिलीफ। अगर मनी नहीं दे सकते तो इसका मतलब आप उसे एनफोर्स कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो भी आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। फिर आप देखते हैं बी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है शायद 14 में लिखा हुआ है। अच्छा चलो नेक्स्ट में देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन सुपरवाइज। अब कोर्ट भी सुपरवाइज कर सकता है, अब कंटिन्यूस ड्यूटी भी नहीं है, ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है। विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन और वॉल्यूशन ऑफ पार्टीज़। इसका मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल आपकी बी ऑप्शन आ रही है। अब एक बार से हम अपने बेयर एक्ट से भी देखते हैं। तो देखिए हम अपने बेयर एक्ट पे आ गए। सेक्शन 14, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, सीधा आंसर दिया हुआ है डी ऑप्शन, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। ये 4 ऑप्शन हैं और चारों के चारों आपको बहुत अच्छे से याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब 90% चांसेस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये वाला सेशन हमारा ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। आपने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बेयर एक्ट में से आते हैं, कोई ज़्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की वजह से ना डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आजकल जो प्रेफरेंस रहती है क्वेश्चन पेपर की वो यही रहती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाए बेयर एक्ट में से। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।